रामपुर नाम के एक गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हर काम को अच्छे से सोच समझ कर करता था। अगर वह किसी एक विषय को एक बार सुन लेता, पढ़ लेता या अच्छे से देख परख के मान जाता था तो दूसरों की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक सुनार रहता था। वह लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उनका मसीहा बना फिरता था। एक दिन एक व्यक्ति गोविंद के पास आकर बोला, गोविंद भैया, इस साल हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं हुई है, तो मेरे गहने गिरवी रखकर थोड़े पैसे दे दो। ऐसा पूछने पर, अरे क्या शंभू, मैं तुम्हें कैसे ना बोल सकता हूँ। ये गहने मेरे पास रख जाओ, बाजार में इसका क्या दाम है ये पूछकर तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें इसका सही दाम दिलाऊंगा। ऐसा कहकर उसे वापस भेज देता है। गोविंद के भरोसे शंभू अपने गहने छोड़ जाता है। जैसे ही शंभू दुकान से निकला, इधर गोविंद अपने दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलाकर कहता है, मुन्ना, इस गहने को मेरे भाई कृष्णा के पास ले जाकर इसका जांच करने को बोलो। वह लड़का उसे कृष्णा की दुकान पर ले जाकर, भैया साहिब ने इसकी जांच करने के लिए कहा है। तो कृष्णा उस गहने को लेकर, तुम आधे घंटे में आओ। आधे घंटे के बाद जब वह लड़का लौटता है तो कृष्णा उस गहने को वापस देता है और उन्हें गोविंद को देने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में ही शंभू भी दुकान पर आ जाता है और गोविंद से पूछता है, अरे गोविंद भैया, क्या आपने इसका मूल्य पता करवाया? क्या दाम होगा बाजार में इन गहनों का? ऐसा पूछने पर, अरे ये क्या शंभू, बड़ा धोखा हुआ तेरे साथ। कोई तुझे बेवकूफ बनाया है। ये गहने तो नकली है। यह सुनकर शंभू, अरे ये क्या हो गया? अब मैं किससे मदद मांगू? कौन मुझे पैसे देगा? कहते हुए रोने लगता है। उसे रोते देखकर गोविंद बोलता है, अरे क्यों रोते हो शंभू, मैं हूं ना। कितना पैसा चाहिए बता। मॉल जल्दी नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन हर महीना इसका ब्याज ठीक से भरते रहना है। ऐसा कहते हुए पैसे देकर उसे भेजता है। इस तरह गोविंद और उसका भाई कृष्णा गांव वालों को बेवकूफ बनाते थे। एक साल गांव में बारिश अच्छी हुई और कोई भी गोविंद के पास मदद मांगने नहीं गया। तो ये देखकर गोविंद और उसका भाई दोनों मिलकर एक तरकीब बनाते हैं और मुन्ना को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। मुन्ना सुन सके इसीलिए गोविंद ऊंची आवाज में बोलता है, अरे ये क्या कृष्णा, सरकार ने गांव वालों के सारे गहने अपने हवाले करके बदले में पैसे देने का कानून बनाया है। तो ये सुनकर कृष्णा बोलता है, हाँ भैया, सुना है मैंने। चलिए, मैंने अपने सारे गहनों को गांव के बाहर जो मंदिर है वहां छुपाने का सोच रहा हूँ। उनकी यह बातें सुनकर मुन्ना गांव वालों के पास जाकर उन्हें यह खबर सुनाता है। यह सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से गहने लेकर मंदिर में छुपा देते हैं। दूसरे दिन सबको यह खबर नकली है यह मालूम पड़ता है और सब लोग गहने लेने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनके गहने नहीं मिलते। गांव वाले तुरंत पुलिस को इत्तला करते हैं और वहां पुलिस मुन्ना को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। तब मुन्ना जुर्म कबूल करते हुए बोलता है, हाँ, मैंने गहने चुराए हैं और उन्हें गोविंद और कृष्ण के पास रखा है। मुन्ना के बयान पर पुलिस गोविंद और कृष्णा के घर की तलाशी लेती है और उन्हें हर गांव वालों के गहने मिलते हैं। उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और इकट्ठा बैठाते हैं। तब गोविंद मुन्ना से पूछता है, मैं गांव वालों को बेवकूफ बना रहा हूँ करके तुझे कैसे पता चला मुन्ना? ऐसा पूछने पर मुन्ना, तुम्हारी बातें सुनकर घबराते हुए मैंने गांव वालों को बताया। गहने लेकर गांव वाले मंदिर पहुंच गए, लेकिन तुम्हारा भाई जो गहने छुपाना चाहता था वह तो आया ही नहीं। तभी मुझे पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसे वह गोविंद को अपनी होशियारी का सबक देता है। गांव वालों के गहने चुराने के जुर्म में दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और मुन्ना को शाबाशी देते हुए रिहा कर देती है और पूरा गांव भी उसकी प्रशंसा करता है। हमें किसी की भी बात को एकदम नहीं मानना चाहिए। हमें पहले उसकी परिस्थितियों को सोच समझकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम गलत काम होने से रोक सकते हैं। चमनलाल शूवाला कासरगोड सरकारी पाठशाला में कुमार नाम का एक लड़का पढ़ाई करता था। उसके पिताजी चमनलाल उस गांव के एक रास्ते में मोची का काम करते थे। पारंपरिक इस छोटे से मोची के दुकान से उनका गुजारा चलता था। टूटे हुए चप्पल को ठीक करना, गोंद लगाना, शूज के बक्कल्स लगाना, पॉलिश करना, यह चमनलाल का रोज का काम था और उसे बहुत निष्ठा और श्रद्धा से निभाता था। खुद को चाहे जितना भी मुश्किल हो, चमनलाल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और उसके खाने पीने के लिए पैसा जमा कर लेता था। छुट्टियां खत्म करके कुमार फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी, छुट्टी के बाद आज स्कूल का पहला दिन है। ये सुन के चमनलाल बोलता है, ठीक है बेटा, तेरा भला हो। बेटे को स्कूल जाते देख
चमन लाल मन ही मन खुश होता है। चमन लाल अपने काम के लिए निकलते हुए अपनी पत्नी को आवाज देता है। लीला, लीला। ये सुन के पत्नी बोलती है। रसोई घर से खाने का डिब्बा लाते हुए जी आई। डब्बा लेकर चमन लाल बोलता है। सरकार की तरफ से डीसी साहब ने रास्ते पर व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त वार्निंग दिया है। इसी कारण जल्दी ही एक अच्छी जगह देखकर एक मोची की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ। ये सुन के पत्नी बोलती है। अब हमारे पास उतना पैसा किधर है जी? ये सुनकर चमन लाल बोलता है। देखते हैं, मेरा भरोसा उस ऊपर वाले पे है, वो ही कुछ रास्ता दिखाएगा। इस बीच उधर स्कूल में कुमार और एक और लड़के को पीटी मास्टर सामने खड़ा किए रहते हैं। स्कूल के पहले ही दिन कुमार और नवीन को पीटी मास्टर गोविंद पकड़कर, देखो आज स्कूल का पहला दिन करके आपको छोड़ रहा हूँ। कल से तुम्हें नए यूनिफॉर्म्स, शूज और बैग के साथ आना होगा, वरना तुम लोगों को इस ग्राउंड के 50 राउंड्स काटने पड़ेंगे। ये कहकर पीटी मास्टर उधर से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल के टाइम होने पर अपने बेटे कुमार को सोते देख, बेटा क्या हुआ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारी आज छुट्टी है? तो बेटा कुमार बोलता है, नहीं पिताजी, मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो चमन लाल पूछता है, क्यों बेटा, क्यों स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ बुरा भला कहा क्या? तो कुमार बोलता है, पिताजी कल स्कूल के पीटी मास्टर गोविंद सर ने कहा कि अगर कल से नई यूनिफॉर्म और शूज के बिना स्कूल आए तो मुझे स्कूल ग्राउंड के 50 राउंड लगाना पड़ेगा। ये सुन के चमन लाल चिंतित होकर घर के बाहर आकर सोचता रहता है। तभी पत्नी आकर बोलती है, जी आपके दिए हुए पैसे से तो बस यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, लेकिन शूज। ये सुनकर चमन लाल, यूनिफॉर्म का रास्ता देने वाला भगवान शूज का भी कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। मोची वाले के बच्चे के पास ही शूज नहीं है, भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। ये कहते हुए अपने काम के लिए निकल पड़ता है। चमन लाल अपनी दुकान खोलकर अपने बेटे की चिंता में बैठा था। तो तभी उधर एक स्कूल का लड़का एक पुरानी शू हाथ में पकड़कर, अंकल मेरे पापा ने मुझे एक नया शूज खरीद कर दिया है, इसीलिए ये पुरानी शूज आपको देने आया हूँ, शायद ये किसी और के काम आ सके। ये कहकर वो लड़का उधर से चला जाता है। ये देखकर चमन लाल अपना परिश्रम और तकनीक से उसे एक नए शूज जैसा बनाता है और तुरंत उसे ले जाकर अपने बेटे को पहनाते हुए बोलता है, बेटा कुमार, देखो पिताजी तुम्हारे लिए शहर से एक नए शूज लेकर आए हैं, ये पहनकर तुम स्कूल जाओ। कुमार नए शूज पहनकर खुशी खुशी स्कूल निकल गया। तब पत्नी चमन लाल के पास आकर कहती है, क्यों जी, आपने अपने बेटे से झूठ क्यों कहा? तो चमन लाल ने कहा, अरे पगली, देखो कुमार कितना खुश है, हमारी मुश्किलों की खबर उसे ना हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। उधर स्कूल में पीटी मास्टर गोविंद कुमार के नए शूज चेक करते हुए बोलते हैं, ये कौन से शू पहन कर आए हो? तुम तो कोई और शू पहन कर आए हो। जिस दुकान से मैंने बोला था उस दुकान की नहीं है ये शूज। ये कहकर उसे स्कूल ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं। हर रोज ऐसे स्कूल से पहले कुमार ग्राउंड की 10 चक्कर लगा के फिर क्लासरूम जाता था। अपने पिताजी की परिस्थिति समझकर कुमार हर रोज ये पनिशमेंट किसी को बताए बिना अकेले ही सहता था। पीटी मास्टर एक दिन उस शूज दुकान के व्यापारी से अपना कमीशन लेने के लिए जाता है। अरे चंदू जी, इस बार मैंने करीब 50 शूज का मुनाफा करवाया है। एक शूज का दाम 59 रुपए के हिसाब से 50 शूज के लिए मुझे 25,000 रुपए मिलने चाहिए। ये सुनकर दुकान वाला गोविंद के पूरे पैसे उसको देता है। गोविंद पैसे लेकर वहां से चल पड़ता है। कुछ महीनों बाद स्कूल के सभी बच्चों के शूज फटने लगते हैं। तब स्कूल के हेडमास्टर चंदू को बुलाकर कहते हैं, अरे ये कैसे जूते दिए हैं सबको, बहुत ही पुअर क्वालिटी शूज हैं तुम्हारा, आज से तुम्हारा शूज हमें नहीं चाहिए। ये कहकर चंदू और गोविंद दोनों को स्कूल से दफा करते हैं और तभी उनको नए शूज पहने कुमार दूर से आते दिखाई देता है। कुमार रुको, तुम्हारे शूज क्यों फटे नहीं हैं? बाकी सबके शूज फट गए हैं। तो कुमार बोलता है, सर ये मेरे पापा ने खास मेरे लिए बनाए हैं। वो एक मोची हैं और उनका काम वो बड़ी शिद्दत से करते हैं। ये सुनकर हेडमास्टर कुमार को, कुमार तुम अपने पिताजी को कल स्कूल लेके आना। ये कहकर वो चले जाते हैं। अगले दिन कुमार अपने पापा के साथ स्कूल आता है तो हेडमास्टर बोलते हैं, चमन लाल, मैंने तुम्हारी सिलाई हुई शूज देखी है और उसका क्वालिटी भी अच्छा है। इस तरह तुम्हें हमारे सारे बच्चों के शूज बनाने हैं, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। कहकर उसको 1 लाख रुपए देते हैं। उस दिन से रास्ते का चमन लाल बूट वाला बनता है और जिस भगवान को वो मानता था वो भगवान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। चमन लाल का परिश्रम और उसकी शिद्दत ही उसे आगे ले आई है। उस दिन से कुमार अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी स्कूल जाने लगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर अपनों की तकलीफ को समझकर जीना सीखें तो हमें एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है।